Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पेपर कैसा हुआ कल सबका? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। बेटा पीडीएफ थोड़ा टाइम से भेजा करो। कल एक दो स्टूडेंट्स की पीडीएफ 5 मिनट से भी लेट आई थी, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। होपफुली 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल आपके, तो आप लोगों में से Yes, कौन sir. कौन रेडी है स्कूल आने के लिए, जान सकता हूँ? सर हम कभी आ जाए। अदर स्टूडेंट्स, मुस्कान, गुंजन, ईशा, आर यू ऑल रेडी टू कम टू स्कूल? यस सर। वेरी गुड। चलो, हमने अनसोल्ड क्वेश्चंस हम कर रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। डेट है आज आपकी 24 जुलाई 2021 और हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन पेज नंबर 51। देखो, द फॉलोइंग इज द रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। ये क्वेश्चन हो गया या किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हो गया सर। पेज नंबर 52 का जो पॉइंट नंबर ए है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹750 बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर द ईयर। क्या लिखा है वहां पर? फॉर द ईयर 2018 लिखा है ना, उसको 2017 कर लो। 2018 लिखा हुआ है, 17 कीजिए इसको, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग है, एक मिनट, हमारा ईयर एंडिंग है December 31, 17। तो बेटा इसको करो फॉर द ईयर 2016, 16 करो, 18 की जगह 16 करो इसको। आपका इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। यहां आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा January 1, 2017। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर January 1, 17 से लेके और ये ईयर एंड होगा दिसंबर 31, 2017 को। December 31, 2017 को हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो यहां पर आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर जो पॉइंट नंबर ए है वो है आपका बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर द ईयर 2016। यानी जो सब्सक्रिप्शन आपको रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव बता रखा है 32,500, उसमें से 500 लास्ट ईयर के हमने रिसीव किए हैं। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन सबका हो गया? बोलो। यस सर। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो बेटा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखवा दूं पूरा? केवल आपको सरप्लस बता रखा है 24,040 रुपीज। आपको इस क्वेश्चन का आंसर में सरप्लस बता रखा है 24,040 रुपीज। आप लिख लो ओपनिंग कैपिटल फंड। जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना के निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा आपका 27,770। आया सबका? ओपनिंग कैपिटल फंड 27,770 आएगा। और आपका बैलेंस शीट जो आप बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपका टोटल आएगा, बैलेंस शीट टोटल विल बी 55,060 रुपीज। 55,060 रुपीज विल बी योर बैलेंस शीट टोटल। सर कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये, क्लोजिंग। क्लियर? सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के। हाँ बेटा, बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन अगर एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया कि कंप्लीट सॉल्यूशन करो तो उस केस के अंदर क्या करोगे?
तब तो बनाएंगे। तब तो बनाओगे, तो उस केस के अंदर फिर ये आंसर आएंगे आपके, लिख लो, कंप्लीट क्वेश्चन करके देख लेना। ओपनिंग कैपिटल फंड 27,270 आ रहा है। नहीं बेटा 770 आएगा आपका, 270 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में, मैं तुम्हारी गलती बता दूं, तुमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं लिया बिगनिंग वाला, 500 रुपीज मिल गई गलती। यस जो 32,500 आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो मैंने ए पॉइंट आपका करेक्ट करवाया है वो 2018 की जगह 2016 कराया है, तो वो 500 रुपीज लास्ट ईयर के इंक्लूड है, यानी लास्ट ईयर की 500 रुपीज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर? यस चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक करेक्शन कर लो बच्चों, आपको रेसीट साइड में लिगेसी दे रखी है ना क्वेश्चन में 37,500। यस सर। इस लिगेसी के सामने लिखो ये है लिगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दिस इज लिगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दिस इज लिगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इट मीन्स अगर लिगेसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कहां पर जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। इसको आप अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाओगे तो आपका सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा। नहीं किया ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच आप लोगों का? नो सर। हाँ, अगर लिगेसी अगर आप स्पेसिफिक पर्पस की बना लोगे, जो मैंने करेक्शन करा दिया क्वेश्चन में, आफ्टर दैट योर आंसर विल बी मैच्ड। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन की बिगिनिंग में लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2017। 15 लिखा है बेटा, यहां पर 15 लिखा है, इसको करो 2017, और यहां पर भी हमारा फाइनेंशियल ईयर इज कैलेंडर ईयर, यानी स्टार्ट होगा January 1st 2017 and will end on 31st of December 2017। क्लियर? यस सर। बोलो ये क्वेश्चन कराऊं? नो सर। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बोलो। मुस्कान ने तो कर लिया, अगर किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बोलो, क्योंकि मैं आप सबको साथ लेके चलूंगा। मैं यहाँ स्पेसिफिकली किसी एक बच्चे को नहीं पढ़ाने आता। हाँ, बोल केवल वही सकते हैं जिन्होंने क्लासेस ली हैं, बाकी लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। अगर एनपीओ पढ़ा ही नहीं तो फिर पूछोगे क्या? फिर तो कुछ भी नहीं आता एनपीओ में। और मैं बता दूं, आपका तो चलो आरबीएसई बोर्ड है और अब वही सीबीएसई वाला पैटर्न अप्लाई हो चुका है, मतलब कि वही एनसीईआरटी बुक आपके ऊपर एप्लीकेबल है, वही एनसीईआरटी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो सीबीएसई के अंदर, क्योंकि अभी आपके सिलेबस के अंदर नया सिलेबस अप्लाई हुआ है, तो अभी ये हमें नहीं पता कि हर चैप्टर की वेटेज कितनी है, लेकिन इन केस ऑफ सीबीएसई बोर्ड एनपीओ चैप्टर की जो वेटेज है वो आउट ऑफ 80 मार्क्स 10 मार्क्स है। अगर 10 आउट ऑफ 80 है तो आप परसेंटेज चेक कर लो, आप परसेंटेज चेक कर लो, ये 0 से 0 काट लो और ये परसेंटेज है इस चैप्टर की, इतनी वेटेज है इस चैप्टर की सीबीएसई के अंदर। 12.5% मार्क्स देके जाता है ये चैप्टर। दो चैप्टर ऐसे हैं, एक तो आपकी फर्स्ट बुक के अंदर एनपीओ, इसकी वेटेज है 12.5%, और सेकंड बुक के अंदर हम पढ़ेंगे एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो आता है 10 मार्क्स का, वो आता है 10 मार्क्स का।
तो 10 मार्क्स इसके और 10 मार्क्स इसके, ये देख लो आउट ऑफ 80 20 मार्क्स तो ये 2 चैप्टर देते हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को तो बिल्कुल हल्के में मत लेना, वैसे तो पूरा सिलेबस ही हल्के में नहीं लेना, लेकिन जो बच्चा ये 2 चैप्टर कर ले और इंटरनल असेसमेंट के 20 आउट ऑफ 20 ले जाए तो बच्चा तो वैसे ही पास है। पास तो वैसे ही हो गए 50%, 20 40% मार्क्स तो यहीं से मिल गया आउट ऑफ 100। बात आ रही है समझ में? यस सर। इसलिए मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट स्किप करना बहुत भारी पड़ने वाला है। और होमवर्क बेटा जैसे ही स्कूल ओपन हुए होमवर्क चेक करूंगा मैं, जिसने पेंडिंग छोड़ रखा हो कर लेना। और मुझे पूरा आइडिया है, ये मत सोचना कि सर को आइडिया नहीं है, सर ने होमवर्क क्या दिया है, पूरी डिटेल मेंटेन करके रखता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगर 8th में प्रॉब्लम नहीं है तो 9th आ जाओ। 9 तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन, कहीं कोई सिंगल मिस्टेक नहीं है 9th में। 9th सबसे हो गया क्या? यस सर। बोल। यस सर। मुस्कान से हो गया, कुछ से हो गया, ईशा, गुंजन, विकास हो गया सर। हो गया। और ईशा आप नहीं बोल रहे हो बेटा? सर ये किया ही नहीं। किया ही नहीं है बेटा, क्यों नहीं किया? अभी तो बहुत टाइम मिल रहा है आप लोगों को, अभी तो बहुत टाइम मिल रहा है बेटा पढ़ने का। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक चीज आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपको रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 5000, और ये 5000 का जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये फुल ईयर का है। फुल ईयर का मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट आया है वो इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अवेलेबल होगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अवेलेबल होगी, तभी तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5000 रुपीज। यस और नो? अब 5000 अगर फुल ईयर का इंटरेस्ट है तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये 5000 कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 5%, यानी 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% तो यही होता है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 5000 इंटू 100, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5, यानी 1 लाख रुपीज आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आप शो करोगे। और क्वेश्चन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट नहीं की है, तो सेम वैल्यू विल बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोलो क्लियर है? यही एक ऐसा पॉइंट था जो आपको इस क्वेश्चन में परेशान कर सकता था। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं नहीं रुकोगे, कहीं नहीं रुकोगे इसमें। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। यस। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो। बोलो बच्चों। Receipt and payment account of Shankar Sports Club is given below for the year ended March 31st 2017। और नेक्स्ट पेज के ऊपर डिटेल है बेटा, डिटेल ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 10 की डिटेल्स ठीक करो। नेक्स्ट पेज पे लिखा है ना, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यस। अब मैं पढ़ रहा हूं, मैं ठीक कराऊंगा, वहां पे करेक्शन कर लेना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31st 2016, हमारा रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ईयर एंडिंग 31st मार्च 17। तो ईयर स्टार्ट कहां से होगा? 1st अप्रैल 16 से, ठीक है ना? Yes. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31st 2016 इज ₹1200 एंड ₹2300 ऑन मार्च 31st 2017। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इज ₹300 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ₹200। यानी पोस्टेज स्टैम्प्स हमारे क्या हो गए? कंज्यूमेबल गुड्स हो गए। यस सर। कंज्यूमेबल गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को,
तो पोस्टेज स्टैम्प्स हमारे कंज्यूमेबल गुड्स की कैटेगरी में आ गए क्योंकि इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है रेंट ₹1500 रिलेटेड टू लिखो रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग 31st March 16। रेंट ₹1500 रिलेटेड टू ईयर एंडिंग 31st March 2016, यानी लास्ट ईयर का ये रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? एंड ₹1500 इज स्टिल अनपेड। ये जो स्टिल अनपेड लिख रखा है वो कौन से ईयर का है? वो करंट ईयर का है, वो करंट ईयर का है। बोलो क्लियर है? सर यस सर। Yes, sir. यहाँ पर पेज नंबर 54 पे जो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10th का पैराग्राफ गिवन है जिसमें डिटेल्स गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, उसकी थर्ड लाइन में लिखा है रेंट ₹1500 रिलेटेड टू 2015। अरे कौन सा 2015? या तो ये लिखो रेंट ₹1500 रिलेटेड टू 2015-16, ऐसे लिख लो 15-16, या सीधा लिखो फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 16, रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग 31st March 16। 31st March 16 को कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा? 2015-16 ही तो एंड होगा। Yes, sir. ठीक है ना? एंड ₹1500 इज स्टिल अनपेड, यानी वो करंट ईयर के यानी 16-17 के अनपेड हैं। अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट येट पेड। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद लाइन लिखी हुई है ऑन April 1st 2016 द क्लब ओन्ड फर्नीचर ₹15,000, फर्नीचर वैल्यूड एट ₹22,000 ऑन March 31st 2017 करो उसको। ये जो 22,500 का बैलेंस है फर्नीचर अकाउंट का वो 31st March 16 को नहीं है, वो 31st March 17 को है। क्लियर? Yes. उसके बाद जो लास्ट लाइन है ऑन March 31st 2017 लिख रखा है वो 16 करो। ऑन March 31st 2016 द क्लब हैड अ लोन ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लिख लिया? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम तक पढ़ लिया? Yes, sir. उसके बाद जो लिखा हुआ है ना इन 2017, Yes, sir. उसको काट दो। इन 2017 हमारे किसी काम का नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है वहां पर। ये मैंने करा दिया इस क्वेश्चन के करेक्शन। आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। करवाना है तो बोलो, आप लोगों ने कर लिया तो बताओ। सर कर लिया। कर लिया तो करेक्शन आपके हो गए थे पहले ही? सर वो डीके गोयल में थे ना इसके सॉल्यूशन, तो उसमें से इसके करेक्शन देख लिए थे। करेक्शन ही देखे थे ना, सॉल्यूशन तो नहीं देखा था। सॉल्यूशन तो अपने माइंड से किया है ना। सर अपने आप ही करा था। हाँ, ये ध्यान रखना, आप लोगों को बुक मैंने बहुत अच्छी दिलवा दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीके गोयल में से सॉल्यूशन देख देख के और बस कि हाँ ये ऐसे होगा। नो, क्वेश्चन आपको खुद करने। करेक्शन आप डीके गोयल की बुक देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन आप खुद निकालोगे। प्रैक्टिस करनी है बेटा। अनसोल्ड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यू एंड यू हैव टू यूज योर माइंड। वट एवर नॉलेज यू हैव गेन्ड इन आवर क्लासेस, उस नॉलेज को यूज करो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होंगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तो वो प्रैक्टिस करोगे तो ही पेपर रिदम के अंदर निकलेगा आपका। सॉल्यूशन देखोगे तो ना तो आप कैलकुलेशंस करोगे, फिर आपकी कैलकुलेशन पावर वीक होगी। तो डीके गोयल में से सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे। गलतियां होती हैं स्टार्टिंग में, तो होने दो। आप लोगों को आपकी वीक पॉइंट्स पता लगेंगे कि कहां आप वीक जा रहे हो। क्लियर? Yes. अदर स्टूडेंट्स बोलो, क्वेश्चन नंबर 10th करना है तो बोलो बच्चों। No, sir. सर हमारा तो आया नहीं था, हम तो एक बार दोबारा करके देखेंगे। हाँ बेटा, मैंने एक बार करेक्शन करा दिए, एक बार आप दोबारा करके देख लेना। अगर फिर भी आपसे अगर नहीं होता है तो मंडे की क्लास के अंदर आप मेरे से डिस्कस कर लेना, जो भी जहां भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी करेक्शन करा दूंगा। ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करें, क्वेश्चन नंबर 11th। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर जो आपको बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, यहां पर लिख रहा है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग। अब इसको कौन समझाए कि भाई बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग नहीं बनती, एज एट बनती है। बैलेंस शीट एज एट मार्च 31st 2015। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर ईयर एंड में, और वो भी वर्किंग आवर्स के बाद बनती है 31 मार्च को। 31 मार्च के वर्किंग आवर्स कंप्लीट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट के कभी फॉर्मेट में फॉर द ईयर एंडिंग थोड़ी ना लिखते हैं, एज एट लिखते हैं, तो वो ठीक कर लेना। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 11th में किस किस को प्रॉब्लम है। Sir, defense bond. डिफेंस बॉन्ड्स बेटा बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। बॉन्ड्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। अभी एक्चुअल में आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा नहीं है हमारे साथ। हम जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो वहां पर मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में भी बताऊंगा थोड़ा। बस अभी तो आप ये समझ लो कि बॉन्ड्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट्स। बॉन्ड्स हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और उसके ऊपर रिटर्न के रूप में हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो डिफेंस बॉन्ड्स आप कहाँ दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाते हो। तो डिफेंस बॉन्ड्स भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना सर? बेटा वापस रिपीट करो, सॉरी सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना सर? बेटा। अगर ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं, हाँ बेटा ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आप दिखाओगे। डिफेंस बॉन्ड्स आपके पेमेंट साइड में है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 18,000 रुपीज के, तो 18,000 के डिफेंस बॉन्ड्स आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर शो करोगे। ओके सर। आपको क्वेश्चन में दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट, वो रेडीमेड आपको गिवन है, और आपको रेसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है। आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोलो क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जो भी आप पूछना चाहो। कम ऑन बोलो बच्चों। नहीं सर, प्रॉब्लम। मुस्कान, ईशा, गुंजन, विकास, क्वेश्चन करना है क्या बेटा? No. बेटा अब मैं एक एक से पूछ नहीं पाऊंगा, जवाब दो। सर किया नहीं है। किया नहीं है। गुंजन, हो गया। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th बेटा जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हो, मैं पूरा क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस अभी काफ़ी बाकी बचा हुआ है। हम नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पीडीएफ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स अभी तक नहीं आई हैं वो पीडीएफ से पढ़ेंगे, और जो बुक्स लिया है वो बुक से पढ़ेंगे। वो फिर पीडीएफ से बिल्कुल भी मत पढ़ना, ताकि आप लोगों का स्क्रीन टाइम कम हो। क्वेश्चन नंबर 12th में एक चेंज कर लो, जो बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 12th है आपका, पेज नंबर 55 के ऊपर जो बैलेंस शीट गिवन है वो लिखा हुआ है टॉप पे, बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31st 2017। 2017 नहीं है, इसको कर लो 2016। क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, दैट इज नॉट क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं है वो। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। बोलो जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12th अनसोल्ड क्वेश्चन एनपीओ। बोलो। बेटा समझ में नहीं आया तुम्हारा, तो माइक के अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। मुस्कान कर लिया। अदर स्टूडेंट्स हो गया सर। सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ईशा बेटा आज ये क्वेश्चंस करो बैठ के आप।
फिर ऐसा नहीं है कि ये काम पेंडिंग होता जाए, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन जो क्वेश्चन हो रहा है ये होमवर्क मिलता जा रहा है आपको। अब 12 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके होमवर्क में, ये करने हैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर, आपके होमवर्क रजिस्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर रजिस्टर मैंने बनवाया है सेपरेट, उसके अंदर ये क्वेश्चंस विद प्रेजेंटेशन मिलने चाहिए फेयरली मेरे को जब आप लोग स्कूल आओगे। और नोट्स का जो आपने रजिस्टर बनाया है वो भी देखूंगा कि प्रॉपर आपने वो नोट्स नोट डाउन किए हैं या नहीं किए। सर आपने एक में तो वादा कर दी। कोई बात नहीं, अगर एक में कर रहे हो तो एक में कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में करना चाहो तो एक में कर लो, और अगर 2 बनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 बना लो। बात तो वही है, नंबर ऑफ पेजेस तो उतने लगेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कम लगेंगे। ठीक है, सर हमने एंट्री के क्वेश्चन लेकिन नोट्स रजिस्टर में करा है। कोई बात नहीं बेटा, जहां अभी कर लिए ऐसा नहीं है उनको वापस किसी और दूसरे रजिस्टर में वापस आपको करना है, नो। एक बार अगर आपने कर लिए हैं वहीं रहने दो, लेकिन अगर आप सेपरेट रजिस्टर बना सको फ्यूचर के लिए तो बना लो, बेटर रहेगा आपके लिए। सर वो तो बना लिया। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, जैसे हमने एनपीओ किया था, चैप्टर किया था हमने एनपीओ, हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, इलिस्ट्रेशंस आपको करवा दिए थे, नॉलेज आपको पूरी दे दी। उसके बाद हमने पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया और मैंने उसके नोट्स देने आपको स्टार्ट कर दिए। फिर हमने पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के अनसोल्ड क्वेश्चंस कर लिए। अब एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या आपको स्पेस मिला बीच में? आंसर इज नो, स्पेस नहीं मिला आपको बीच में। अब वो क्वेश्चन आप कब करोगे रजिस्टर में? पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद ही तो करोगे ये क्वेश्चंस। यस सर। तो एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चंस तो एक जगह हो गए और नोट्स एक जगह आ गए, नोट्स एंड इलस्ट्रेशंस, तो वो बिखर गया ना काम। इसलिए मैं कह रहा था कि एक सेपरेट रजिस्टर बना लो जिसमें आप अनसोल्ड क्वेश्चंस कर लोगे। तो इन फ्यूचर जब आप रिवीजन करोगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि हमने लास्ट टाइम किए तो थे अनसोल्ड क्वेश्चन, वहाँ से एक बार देख लें सॉल्यूशन क्या हमें समझ में आ जाए, तो आपको इजीली वो आंसर्स मिल जाएंगे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ एक सेपरेट रजिस्टर बना लो, नंबर ऑफ पेजेस तो उतने ही यूज होंगे, चाहे आप एक रजिस्टर यूज करो चाहे 2 करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 करें। यस। किस किसने कर लिया? ऐसा कोई बच्चा जिसने ये क्वेश्चन किया है? किसी ने नहीं किया? मैंने कर मुस्कान ने कर लिया। चलो सर, इसका तो आंसर ही गिवन नहीं है, इसका आंसर मिलेगा भी नहीं। इसमें क्या आंसर देगा वो? पहले क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, यू आर रिक्वायर्ड टू शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आगे लाइन लिखो, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। कंटिन्यूएशन में लिखो कि वो लिख रहे हैं ना, शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ये लाइन लिखी हुई है। यस सर। उसमें आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। ठीक है, ये लाइन लिख लेना। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ। डिटेल्स आपको दे रखी हैं। स्पोर्ट्स फंड दे रखा है आपको एज ऑन April 1, 16। अच्छा, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। हमें आइटम शो करने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
फॉर्मेट प्रॉपर बनता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ऐसा नहीं है आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। लाइबिलिटीज, असेट्स, और ये अमाउंट के आपके कॉलम्स हो गए। अब देखो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस बता रहा है वो 80,000, क्योंकि ये 1 अप्रैल 16 को है। यहां लिखूंगा लाइबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड, यस सर। ओपनिंग बैलेंस है 80,000। इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि एग्जाम जब होगा, आपका एग्जाम जब आप फेस करोगे तो आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप पूरा पढ़ोगे एंड तक, बिगिनिंग पढ़ के ही आंसर करना स्टार्ट नहीं करोगे। सर आपने तो कर दिया, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुका भाई, चेक करने के लिए कि क्वेश्चन में कोई करेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है देखने के लिए कि कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक दो करेक्शन करा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए हैं ना, यस उसके सामने लिखो 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और इस टेबल के अंदर जो सेकंड लास्ट आइटम है जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए हैं, यस उसके सामने भी 10% लिख लो बच्चों। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने स्पोर्ट्स फंड लिख दिए 80,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स का बैलेंस 80,000 था, तो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपीज। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट असेट है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स ये भी 80,000 रुपीज के हैं। इसको तो आउटर कॉलम में ही लिख लो, क्योंकि इसमें हमें और कोई करेक्शन नहीं करने। $80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट लिख रहा है 8,000। मुझे बताओ 80,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 10% इनके ऊपर इंटरेस्ट आना था, तो 80,000 का 10% 8,000 कंप्लीट आ चुका ना इंटरेस्ट। यस सर। और क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है, फंड अकाउंटिंग सिखाई थी आपको, तो स्पेसिफिक फंड के ऊपर अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो फंड अकाउंट में ही जाकर क्रेडिट होता है। यस और नो? यस सर। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। 8,000 हम यहां पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। स्पेसिफिक डोनेशन मिली है हमें 30,000 रुपीज की, तो डोनेशन ऐड होगी यहां पर 30,000 रुपीज। जिस बच्चे ने एनपीओ रिवाइज किया होगा उसको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और मैंने आप लोगों को अलर्ट भी किया था, वार्निंग भी दी थी कि ऐसा मत करना, एनपीओ 1 महीने तक टच ही ना करो, सब कुछ भूल जाओगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया सॉल्यूशन? यस सर। उसके बाद है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। मुझे बताओ स्पेसिफिक फंड में से खर्चा किया ना, यस सर। तो पहले तो ये जो ऐड किए थे इनको ऐड कर लो। 80 + 30 1,10,000, 1,18,000 आपका टोटल आ गया। अब इसमें से स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्ड किए, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, अमाउंट है आपका 16,000, लेस कर लो 16,000, रिमेनिंग बचा आपका 1,02,000। आगे पढ़ो क्वेश्चन, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी यहीं से लेस होंगे। यस सर। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 7,000 और लेस कर लो, आंसर आउटर में लिखो 95,000। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। अब वो बोल रहा है जर्नल फंड का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज।
जर्नल फंड कौन सा होता है? कैपिटल फंड को ही जर्नल फंड बोलते हैं। Yes, sir. तो क्वेश्चन में अगर जर्नल फंड लिख रखा है तो आप भी लिख लो जर्नल फंड। और कितना है? 2 लाख रुपीज, आउटर कॉलम में सीधा 2 लाख रुपीज। क्लियर? Yes, sir. अब एनपीओ के पास कुछ आइडल अमाउंट पड़ा हुआ था जिसको उसने जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया था। 10% जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज के। तो यहां पे लिखो असेट साइड में 10% जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपीज। समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. अब वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। मैंने बेटा आपको याद हो तो मैं आपको बताया था कि इन केस ऑफ जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट द अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट will be credited to income and expenditure account and will not be directly credited to journal fund। journal fund है तो इसके ऊपर जो आपने इसके अमाउंट को यूज करके जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की उनके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा ये कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है जो सीधा फंड अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न रिसीव होंगे वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होंगे क्योंकि वो रेकरिंग नेचर की इनकम है। याद आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे ये आपकी है इनकम साइड और ये है आपके एक्सपेंडिचर साइड। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। सर कोई अक्रूड नहीं है बेटा, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, 10% हमने चेक किया 20,000 ही होते हैं तो अक्रूड तो कुछ भी नहीं है, इसलिए 20,000 हमने यहाँ लिख दिया। बोलो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. सर क्वेश्चन हो गया? हाँ बेटा यही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन हो गया, यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। यहां पर मैं बस लाइन ड्रॉ कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा और यहां पर भी मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इसके अलावा और कुछ आइटम नहीं आएगा। यहाँ पर हम टोटल भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो टोटल आप चेक करने की कोशिश मत करना, टोटल मैच नहीं होंगे क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करके मैं जर्नल फंड में ले जाके ऐड नहीं कर सकता। वो अदर इंफॉर्मेशन तो मिले तभी तो मैं कैलकुलेट करूंगा सरप्लस और डेफिसिट। Yes. बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, अप टू क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ये आपको अपनी होमवर्क रजिस्टर में करना है। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 19, ये 6 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके आने। मंडे को हम एनपीओ कंप्लीट करेंगे एंड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर? Yes, sir. Okay, so that's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. Nice to sir.